Hello friends, myself Anjali and today we will discuss about urine formation. ओके तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मैकेनिक्स होती हैं. तो 3 मैकेनिक्स में पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रेशन. ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पहली बात तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉन सेलेक्टिव और पैसिव प्रोसेस होती है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है उसमें सारे ही माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्ट्रेट होते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएंगे. और क्यों नहीं आएंगे हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में? बिकॉज इनका साइज़ बड़ा होता है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ होता है. ओके, इसके बाद जो यहाँ पे अपन ये लाइन पढ़ेंगे कि द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर larger than the slide pores present in the endothelium of capillaries. These of glomerular filtration contain all substance present in plasma except the plasma protein. ओके, तो मैंने ये चीज़ बता दी है कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, बाकी सारे ही माइन्यूट पार्टिकल्स उसमें होंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में. ओके, तो जो यहाँ पे लिखा है ना कि स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं इंडोथीलियम में, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती हैं. इसमें क्या होता है, 3 लेयर होती हैं. कौन कौन सी भाई? पहली हो गई एंडोथीलियम, दूसरी हो गई सब्सटेंस मेम्ब्रेन होती हैं, और तीसरी हो गई पोडोसाइट, जो कि और कुछ नहीं है, एपिथेलियल. ये इसको अपन ऐसा एपिथेलियल बना देते हैं. एपिथेलियल सेल्स होती हैं. ओके, आई होप कि ये दिख रहा होगा. हाँ, ओके. तो ये जो एंडोथीलियम होती है ना, एंडोथीलियम के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसे अपन फेनेस्ट्रेट या फिर पोर्स कहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है. बेसमेंट सब्सटेंस जो होते हैं उसमें प्रोटियोग्लाइकेन होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है. ओके, पोडोसाइट जो है, जो कि एपिथेलियल सेल है, उस पर ये जो स्लिट होती है ना वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं. तो ये हमारे लेयर्स की बात हो गई. अब अपन डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के बारे में. नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है. ओके, तो अपन नेफ्रॉन का एक रफली फिगर देखते हैं. तो ये हमारा नेफ्रॉन है. यहाँ पे ये हो गई अफरेंट आर्ट्रियोल और ये हमारी हो गई इफरेंट आर्ट्रियोल्स. ओके, इसमें हमें दिख रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो कंपैरेटिव अफरेंट के कम है. ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो गई हमारी ग्लोमेरुलस और ये हो गया हमारा बोमन कैप्सूल्स. ओके, ये हमारी हो गई ग्लोमेरुलस और ये हो गए ब्रोमन कैप्सूल्स. ये पीसीटी, बस अभी ऊपर का ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं. ओके, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्फ ऑफ और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले. ये डीसीटी, देन ये कलेक्टिव डक्ट, यहाँ पे अपन की बर्थनी होती है, कॉलम ऑफ बर्थनी. ओके, अब जो कि अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि जो अफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर कंपैरेटिव इफरेंट के ज़्यादा है, तो इसी कारण से यहाँ पे 3 तरह के प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं. ओके, या प्रेशर बनेंगे. पहला होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये क्या करता है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ना, ये हमारे बोमन्स कैप्सूल के साइड, मतलब इस साइड, ओके, पॉजिटिवली हमारा प्रेशर लगाएगा. कौन सा? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 60 mmHg. ओके, तो क्या हुआ, जो ड्यू टू लेस डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल देन अफरेंट आर्ट्रियोल्स. ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. और सेकेंड हमारा एक प्रेशर फिर इंक्रीज होगा, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये जो BCOP मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करेगा, ये अपोज करेगा. क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, जो कि यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद तो आते नहीं हैं और किसी को जाने भी नहीं देंगे. वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं गए तो तुम भी मत जाओ. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, जो कि 30 mmHg का होता है, ड्यू टू एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्पेशली. एंड अगर अपन एल्ब्यूमिन बस ना कहें तो प्रोटीन के कारण होगा. ओके, थर्ड प्रेशर होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये क्या करता है, जो हमारी ये बोमन कैप्सूल है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक. तो जो कैप्सूल बोमन कैप्सूल है वो भी इसको अपोज करती, ये भी कुछ प्रेशर लगाएगी.
ऊपर साइड, ग्लोमेरुलस साइड। ओके, तो ये जो बोमन कैप्सूल है वो एक प्रेशर लगा रही है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP। इसकी कुछ वैल्यू होती है 50 × 20 mmHg। ओके, ड्यू टू बोमन कैप्सूल सब्सटेंसेस। ओके, तो इस तरह जो GF मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसे अपन प्रोटीन लेस प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा एक्चुअल में होता नहीं है। ओके, ये जो यहाँ पे सारे प्रेशर लगे तो इसे अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कहेंगे, कुछ ऐसा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR, उसको कैसे निकालेंगे, जो इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन, या फिर इसी को अपन NFP मतलब कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। इसे अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा GHP है ना, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, चूँकि ये पॉजिटिवली था, माइनस ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सबके अपन वैल्यू पुट करेंगे, 60 - 30 + 20, तो हमारा आएगा 10 mmHg। ओके, अब देखना कि ये पॉजिटिव है मतलब कि क्या है, जाना तो इसको अंदर ही है, जो भी इसका फिल्ट्रेट है वो अंदर ही जाना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज के साथ आया, तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द बताया GFR, तो GFR एक्चुअल में होता क्या है कि जो टोटल नेफ्रॉन है ना, इसके कारण से 1 मिनट में जो फिल्टर किया गया फिल्ट्रेट है उसके वॉल्यूम को अपन GFR बोल रहे हैं। ओके, तो GFR के लिए एक नए वीडियो पे, मतलब एक्चुअल में GFR एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका एक ब्रीफ क्वेश्चन आता है। ओके, तो अपन तो फ़िलहाल यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे GFR के लिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस इतना जान लेंगे कि GFR की वैल्यू क्या होती है, 125 ml/min, या फिर अगर अपन यूनिट और चेंज करें तो 180 लीटर/डे। ओके, और ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि GFR जो होता है उसे कौन करता है, तो मेंटेन बाय JGA, मतलब ग्लोमेरुलस और जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स जो होते हैं उसके कारण ये मेंटेन होता है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं GFR के लिए, क्या कि जो RPF, ओके, RPF क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लूइड। तो रीनल प्लाज्मा फ्लूइड कितना होता है, 625 ml। ओके, तो जो GFR होता है वो रीनल प्लाज्मा फ्लूइड के 20% होता है, 20% ऑफ RPF। ओके, मैकेनिक्स में सेकेंड पॉइंट था अपना रीएब्जॉर्प्शन। ओके, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, नॉट ओनली रीएब्जॉर्प्शन। तो इट इज़ सेलेक्टिव एंड मे बी एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। 99% ऑफ फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब। ओके, तो ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है ना, सेलेक्टिव चूँकि अब यहाँ पे लिखा है ये सेलेक्टिव, तो इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव होगा, और ये एक्टिव और पैसिव दोनों ही हो सकती है। ठीक है, और ये प्रोसेस एक्चुअल में PCT, DCT और कलेक्टिव डक्ट में होगी। रीअब्जॉर्प्शन में जब अपन PCT में बात करते हैं तो 2 तरह की प्रोसेस होगी, पहली एक्टिवली, देन पैसिव। तो अगर अपन सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो सोडियम जो कि 70% यहीं पे एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, देन बाइकार्बोनेट, ये पैसिव होंगे, बाइकार्बोनेट, H2O एंड पोटेशियम क्लोरीन। ओके, पोटेशियम क्लोरीन, ये सारे हमारे रीअब्जॉर्ब होंगे PCT में। ओके, देन अपन लूप ऑफ हेनले की बात करें तो लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, और इसके लिए एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, ऐसे बनाते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ओके, आई थिंक ये दिख रहा होगा। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, वो क्या होगा, ओनली वाटर रीअब्जॉर्ब बट सॉल्ट
नॉट रीएब्जॉर्ब। ओके, तो मीनिंग पे मत जाना, क्योंकि अभी अपन बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो लूप ऑफ एंडे है उसमें डिसेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा, और जो असेंडिंग लिम्फ है ना उसमें सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब होंगे। ये वाटर के लिए परमेएबल नहीं होता है, मतलब इम्परमेएबल फॉर वाटर। ओके, तो ये जो असेंडिंग, पहले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये डिसेंडिंग लिम्फ होगा, ये हमारा असेंडिंग लिम्फ ऑफ एंडे होगा। ओके, तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, H2O, ओके, H2O। फिर हमारा असेंडिंग में क्या होगा, सॉल्ट होगा, सोडियम, ओके। जो हमारी DCT है, DCT पे क्या होता है कि ये सेलेक्टिवली होती है, मतलब सेलेक्ट करेगी कि इसे एब्जॉर्ब करना है या नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हमारी एब्जॉर्ब होंगी, जैसे कि एक्टिव प्रोसेस के साथ हो गया हमारा सोडियम प्लस एंड बाइकार्बोनेट। ओके, और पैसिव प्रोसेस में होगा H2O। लेकिन इसके लिए ना मैंने बोला सेलेक्टिवली है, मतलब कि यहाँ पे कोई हार्मोन्स आएगा। एक हार्मोन्स क्या होगा, सोडियम के लिए आएगा प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन जब होगा ना तभी ये सोडियम एब्जॉर्ब हो पाएगा। और जो H2O है ना वो ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसके प्रेजेंस में ही हमारा H2O एब्जॉर्ब हो पाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा सॉरी। जो बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड बेस बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब अपन थर्ड पॉइंट सिक्रेशन की बात करते। तो सिक्रेशन में एक्चुअल में होता क्या है कि ऑल टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इंटर इनटू ट्यूब्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिक्रेशन। ओके, अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि जो नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन से ब्लड में जाने की जो भी प्रोसेस है उसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। या इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है, मतलब गलत ही कर देते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन क्या है, सिक्रेशन क्या है। हमें सारी प्रोसेस पता होती है लेकिन हम इसे डिफाइन नहीं करते बनता है। ओके, तो ये रीएब्जॉर्प्शन क्या है कि नेफ्रॉन से ब्लड में जाने की प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन, और ऑल टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इंटर इनटू ट्यूब्यूल्स, इट्स कॉल्ड सिक्रेशन। इस सिक्रेशन भी हमारा PCT और DCT दोनों में होगा। तो DCT में तो एकदम सिलेक्टिवली, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे भी होगा। ओके, तो PCT में क्या होगा, PCT में हमारा एक्टिवली हाइड्रोजन आएगा, पैसिवली बहुत कुछ आएगा, अमोनिया, यूरिया, ड्रग्स एंड हिप्यूरिक एसिड। ओके, ये सब पैसिवली हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक अलग से चार्ट बना लूँगी, क्या एक्टिव क्या पैसिव, कि मतलब कौन सा एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो रहा है या सिक्रेट हो रहा है, कौन सा पैसिव से हो रहा है। ओके, DCT के केस में क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है ना वो हमेशा सिक्रेट होगा, वो कभी एब्जॉर्ब तो होने से रहा। तो पोटेशियम, और यहाँ पे कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। ओके, उसमें DCT में पैसिवली कुछ भी सिक्रेट नहीं होता है। तो सिक्रेशन के लिए कुछ पॉइंट हैं। सिक्रेशन में अपन क्या लिख सकते हैं कि सिक्रेशन इन DCT हेल्प इन मेंटेनिंग pH एंड एसिडिटी ऑफ ब्लड। ओके, एंड ड्यू टू हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन यूरिन इन एसिडिक इन नेचर। क्या होता है कि ये जो यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, इसी के सिक्रेशन के कारण जो यूरिन होता है वो एक्चुअल में एसिडिक होता है। मतलब सिर्फ यही रीज़न नहीं है, लेकिन एक रीज़न ये भी है एसिडिक होने का। ओके, सिक्रेशन पूरी तरह एक्टिव प्रोसेस होगी। और अपन थोड़ा सा यूरिन के बारे में देख लेते हैं, सेकेंड पेज ले लेते हैं। ओके, तो यूरिन के लिए क्या देखेंगे कि जो यूरिन होती है 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होती है। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं पेन से लिख देती हूँ जो यूरिन है इसके बारे में कि 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होती है। और क्या होता है, पेल येलो कलर की होती है।
पेल येलो कलर की होती है। क्यों होती है? यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम के प्रेजेंस के कारण ये पेल येलो कलर की होती है। और ये एसिडिक होती है। एसिडिक इन नेचर होता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और एरोमेटिक ड्यू टू यूरिनोट। एरोमेटिक ड्यू टू यूरिनोइड। इसका यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 to 7.5 होता है, जो अलग अलग स्पीसीज़ में वैरी करता है। ओके। अच्छा, जब अपन बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन जो होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। ओके। तो इस तरह से हमने सारा ही कंप्लीट कर लिया है एक पेज में। कहाँ गया वो पेज? मैं एक बार दोबारा से सही से दिखा देती हूँ कि यूरिन, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मैकेनिक्स थी: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा कि सारी ही चीज़ें माइन्यूट पार्टिकल्स जो थे वो हमारे फिल्ट्रेट हो रहे थे, लेकिन जो हमारे प्रोटीन हैं वो उनकी साइज़ बड़ी होने के कारण, 2 रीज़न है एक्चुअल में, सिर्फ साइज़ नहीं कह सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो हमारी स्लिट थी ना, मैंने यहाँ पे बताया, नेगेटिव चार्ज ये भी है। जो हमारे प्रोटीन्स है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं आने देंगे। नेगेटिव अपोज कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न है कि इनका जो मॉलिक्यूल साइज़ होता है वो लार्ज होता है। ओके। जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो नॉन सेलेक्टिव और पैसिव प्रोसेस होती है। देन ये हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे आर्टरी हैं, अफरेंट और इफरेंट आर्टरी, उन दोनों के डायमीटर अलग अलग होने के कारण यहाँ पे प्रेशर बन रहा थे। 3 तरह के प्रेशर थे। ओके। अब अपन एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जो हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। ओके। आई होप आपको दिख रहा हो। इसको तो भुला नहीं सकते ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके। ये जो हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस कुछ हैं यहाँ पे स्किप हो जाते हैं। जो यूरिया है ना, यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, पोटेशियम और कुछ पिगमेंट्स। ओके। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा, जब भी मैं कहूँ एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस यानी क्या होता है कि मतलब वो हमारे जो कंसंट्रेशन है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो एटीपी की ज़रूरत होगी, वरना नॉर्मल तो सब कुछ पैसिव हो ही जा रहा था। ओके। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। और ये पेरीट्यूबुलर यहाँ पे से क्या होता है, यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे फिर से दोबारा से होगा। और वेना कावा जब अपन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके। तो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच।